हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी की 29वीं क्लास है, जो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। दो टॉपिक पर बेस रहने वाली है। पहला टॉपिक आपका जो हम कवर करेंगे वो रहेगा वाक्यों में शब्दों का सही क्रम। पिछले साल यानी कि 2020 के एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग 2 सवाल देखने के लिए मिले थे। जहाँ तक मुझे ध्यान है 2 सवाल वहाँ पर देखने के लिए मिले थे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लगभग 20 आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए नए जुड़े हैं उन्हें पहले ही बता देते हैं कि हम यहाँ पर आपको आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को डेडिकेटेडली प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारा कंटेंट चेक कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो फ्री ई बुक्स और काफ़ी सारी प्रैक्टिस पीडीएफ के लिए। और इसके साथ ही हम आपको मंडे से डीआई कराना शुरू करेंगे मेंस लेवल की। वैसे भी हम आपको क्वांट और रीजनिंग के कुछ अच्छे सेशन लेके आते हैं और अब हम मंडे से मेंस लेवल की आपके सामने डीआई लेना शुरू करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपके मेंस के एग्जाम में। तो आप इन चीज़ों के लिए हमारे चैनल से बिल्कुल ही जुड़ सकते हो। तो चलिए अपने सेशन को आज हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि वाक्यों में शब्दों का सही क्रम। तो इसे करने का तरीका क्या होता है सर, वो बताइए, और किस तरह से हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो सारा कुछ आप एक बार हमको समझा दो, क्योंकि आप अपने चैनल पर ये दूसरी बार करा रहे हो। पहली बार तो मैंने ये मॉक टेस्ट में लिया था और दूसरी बार हम इस टॉपिक को कर रहे हैं और आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हैं और केवल 30 से 35 सेकंड में आप इनको कर लोगे। तो किस तरह से हमारा अप्रोच रहना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के सवाल किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी आप इनको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो किस तरह से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप एक के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरा एक वाक्य लिखा हुआ है। इतने ही बड़े बड़े वाक्य आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसा मत मानना कि मैं एग्जाम से थोड़ा सा भी नीचे जा रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लगभग 3 लाइन का सवाल, 2.5 लाइन का सवाल ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस नहीं मिलते। और ये जो लाइन है आपको वहाँ एग्ज़ाम के अंदर और बड़ी दिखेगी, वो लंबी दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो स्क्रीन होती है वो आधे में डिवाइड रहती है, जहाँ पे आप चाहो तो फुल स्क्रीन कर सकते हो, अदरवाइज एक सेक्शन में आपको आपके क्वेश्चंस नंबर दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके सामने पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में 4 शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। वहाँ पे हो सकता है अंडरलाइन कर देंगे या फिर हो सकता है वो उन शब्दों को बोल्ड में लिख देंगे और उनके ऊपर नंबर डल जाएगा A, B, C या D, अथवा 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो नंबर डाल देंगे। यानी कि वजह को हम 1 नंबर मानेंगे, चर्चा को हम 2 नंबर मानेंगे, मंत्रिमंडल को हम 3 नंबर मानेंगे और जगह को हम 4 नंबर मानेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको इन सवालों में करना क्या है, यहाँ पर आपको देखिए ये जो आपके शब्द लिखे हुए हैं वो इस सेंटेंस के अंदर आगे पीछे कर दिए गए हैं। कौन से शब्द आगे पीछे कर दिए गए? जिनके नीचे अंडरलाइन हो रही है वो शब्द आगे पीछे कर दिए गए। तो आपको ऑप्शन देख के ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, जिससे कि जो आपका सेंटेंस है वो एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बन जाए और जो शब्द इधर उधर सेट कर दिए गए हैं वो अपनी जगह पर पहुंचा दिए जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहती है? इस तरह के क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी जो अप्रोच रहती है वो होती है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन के थ्रू जाने का क्या मतलब है? ऑप्शन के थ्रू जाने का मतलब यह है कि जैसे कि आपका ए ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 1 और 3, यानी कि पहला शब्द तीसरे से बदल दिया जाए और दूसरा शब्द चौथे से बदल दिया जाए। तो आप ये अपना इस सेंटेंस में अप्लाई करके देखो। अगर ये अप्लाई करने के बाद आपका जो सेंटेंस है वो पूर्णतः सही बन जाता है और अर्थपूर्ण एक सेंटेंस बन जाता है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दोगे। अगर नहीं बनता है तो फिर हम अगले ऑप्शन को देख लेंगे। इस तरह से चीज़ें आप करोगे, ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो चीज़ें आसानी से कर पाओगे। अदरवाइज आपको इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो देखो आपके सामने ऐसे कि क्वेश्चन है कि शैलजा को जिस वजह में जगह नहीं दी गई उसमें मुख्यमंत्री के दामाद को चर्चा मिली है और इसी मंत्रिमंडल से वह जगह में है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर पढ़ने में सेंटेंस अटपटा लग रहा है, यानी कि चेंज तो है। अगर इनमें आपस में कोई चेंज नहीं किया जाता तो एक ऑप्शन आपका एक भी ये भी मिल सकता है कि सभी जो शब्द हैं वो अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको वो ऑप्शन ही नहीं है। तो 1 को 3 से बदल के देखो,
अगर हम ऑप्शन ए को अगर हम चेक करते हैं तो किस तरह से हम चेक करेंगे कि 1 को 3 से बदल के देखो, अर्थात शैलजा को और 2 को 4 से बदलना है। 1 को 3 से बदलना है और 2 को 4 से बदलना है। इसका क्या मतलब हो गया कि सर जहां वजह लिखा है वहां चर्चा कर दो। वजह को मैं 1 नंबर डाल देता हूं। एग्जाम में आपको क्या होगा, ये नंबर आपको डले हुए मिलेंगे पहले से ही। 1, चर्चा को 2, मंत्रिमंडल को 3 और जगह को 4। ठीक है, ये हमने नंबरिंग डाल दी। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 को 3 से बदल दिया जाए, अर्थात वजह की जगह मंत्रिमंडल लगा दिया जाए और मंत्रिमंडल की जगह क्या लगा दिया जाए, वजह लगा दिया जाए। और इसी तरह से चर्चा की जगह जगह आ जाए और जगह की जगह चर्चा आ जाए। क्योंकि मैं ये टॉपिक पहली बार करा रहा हूँ तो मैं बहुत डीपली आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और हमारी एक सब्सक्राइबर है सुमन यादव करके हैं, वो मुझे लगातार यही कमेंट करती है कि सर पहले आप डीपली समझा दीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट कराइए। मैम चीज़ें ये आपकी केवल प्रैक्टिस से ही बन सकती हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रही हैं तो आप पहले सुन लीजिए कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं, और जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं बहुत डीप में जाके भी आपको चीज़ों को समझाता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएं उसके बाद जाके आप उन चीज़ों को करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो आप प्रैक्टिस सेशन को लगातार देखिए और प्रैक्टिस सेशन में हम कैसे उन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आपके अपने आप सारी चीज़ें बहुत डीप में कवर होती चली जाएंगी। क्योंकि हम केवल आंसर टिक नहीं करते, हम अपनी वीडियो में हर बार यही बताते हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं हुई हैं, और अगर कोई ऑप्शन टिक हो रहा है तो वही ऑप्शन क्यों टिक हो रहा है, बाकी के ऑप्शन टिक क्यों नहीं हो पा रहे। हम हर चीज़ की चर्चा करते हैं। तो शैलजा को जिस, अब देखिए वजह की जगह क्या आएगा, मंत्रिमंडल। तो शैलजा को जिस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई उसमें मुख्यमंत्री के दामाद को अब चर्चा को जगह से बदल देना है। तो शैलजा को जिस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है उसमें मुख्यमंत्री के दामाद को जगह मिली है, और इसी वजह से वह मंत्रिमंडल में है। एक बार फिर से पढ़ो, क्या सेंस बन रहा है। शैलजा को जिस मंत्री, यहाँ पे शायद मैं मंत्रिमंडल पड़ गया, जगह की जगह चर्चा होगा। ठीक है, शैलजा को जिस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है उसमें मुख्यमंत्री के दामाद को जगह मिली है, यानी कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, सेंस अच्छा आ रहा है, और इसी वजह से वह चर्चा में है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हमारा क्या था, लक अच्छा था, तो यहीं पे ऑप्शन नंबर ए हमारा टिक हो गया। ठीक है, अब आप मान लीजिए ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ नहीं लिखा होता, आप ऑप्शन नंबर कौन सा पहले ट्राई कर रहे होते, 1 से 3। तो 1 से 3 पढ़ के देखो सर कि शैलजा को जिस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है उसमें मुख्यमंत्री के दामाद को चर्चा मिली है और इसी वजह से वह जगह में है। तो सेंटेंस अभी भी आपको अटपटा लग रहा है और उसमें अशुद्धि आपको दिख रही है, यानी कि अकेला जब आप 1 से 3 करोगे तो इसमें आप अपना आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे, और इसी तरह से जब अकेले 2 से 4 को करोगे तो भी आपको ये एरर रहेगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन को देखोगे और उस हिसाब से आप टिक करोगे। आगे के क्वेश्चंस में हम इसी चीज़ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। एक पहले क्वेश्चन पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है सिर्फ इसीलिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, किस तरह से अप्रोच करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब जो चीज़ सीखी है थोड़ा सा आगे बढ़ के अब उनके ऊपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, नौकरी सिर्फ उसे बेची जा सकती है जिसे पॉजिटिविटी नहीं मिल रही हो या फिर व्यक्तित्व धूमिल होने का डर हो। सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है, 2 को 3 से बदल दिया जाए। अगर 2 को 3 से बदलोगे यानी कि नौकरी पे कौन सा नंबर है, 1। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से दिख जाए। नौकरी पे नंबर डला हुआ है 1, पॉजिटिविटी पे 2, व्यक्तित्व पर 3 और डर पर 4। ठीक है, तो 2 को 3 से चेंज करना है तो पढ़ के देखो, नौकरी सिर्फ उसे बेची जा सकती है जिससे व्यक्तित्व नहीं मिल रही हो। सेंटेंस पढ़ने में गलत है, व्यक्तित्व नहीं मिल रहा हो होना चाहिए। अब का वैसे ही कहा जा रहा है व्यक्तित्व नहीं मिल रही हो तो इसलिए वैसे ही काट दिया। अब देखो 1 को 3 से चेंज करना है कि व्यक्तित्व सिर्फ उसे बेची जा सकती है या फिर व्यक्तित्व सिर्फ उसे बेचा जा सकता है, तो यानी कि 1 और 3 भी गलत हो गए। इस तरह से ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट होते जाएंगे। अब देखो 1 को 3 से करना है और 2 को 4 से करना है, लेकिन हमें मालूम है कि 1 का 3 से तो जा ही नहीं सकता, चेंज हो ही नहीं सकता। तो 1 का 3 यानी कि ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, सी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 1 को कर दो 2 से चेंज, तो नौकरी यानी कि पॉजिटिविटी सिर्फ उसे बेची जा सकती है जिससे नौकरी नहीं मिल रही हो या फिर व्यक्तित्व धूमिल होने का डर हो। बिल्कुल सेंटेंस सही लग रहा है, यानी कि 1 को 2 से चेंज किया जा सकता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो टिक हो सकता है, लेकिन ई को भी एक बार चेंज करेंगे। क्या 3 को 4 से हम चेंज कर दें तो जो हमारा सेंटेंस है वो और अच्छा सेंस देगा क्या? एक बार चेक करके देख लो कि पॉजिटिविटी सिर्फ उसे बेची जा सकती है जिससे नौकरी नहीं मिल रही हो या फिर डर धूमिल होने का व्यक्तित्व हो। ये तो पढ़ने में ही उल्टा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी टिक हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात भी है कि नौकरी बेची नहीं जाती, पॉजिटिविटी बेची जाती है। पॉजिटिविटी बेचने का क्या मतलब होगा? जितने भी आपके मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये जब अपना प्रोग्राम करते हैं तो उसका ये पैसा भी लेते हैं, तो वो क्या बेच रहे हैं? पॉजिटिविटी तो ही बेच रहे हैं। और किन लोगों को ज़्यादा बेचते हैं? जिनको अगर नौकरी नहीं मिल रही तो वो बहुत से ऐसे सेमिनार अटेंड कर लेते हैं और बहुत से लोगों को सब्सक्राइब भी करते हैं। और सब्सक्राइब कहने का मतलब है कि बहुत से लोगों का वो लोग क्या करते हैं, क्लासेस भी लेते हैं कि जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, मोटिवेशनल आए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ किन्हें बेची जा सकती हैं? या तो जिसका व्यक्तित्व धूमिल होने का डर है, उसको व्यक्तित्व धूमिल होने का डर क्या है कि उसके द्वारा कुछ ऐसे काम कर दिए गए हैं जिससे उसे अंदर से डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उसे पॉजिटिविटी बेची जाएगी। और नौकरी जिसे नहीं मिल रही होगी, तो आप सभी को पता है जितने भी लोग जब बेरोजगार होते हैं तो समाज जीने नहीं देता है अच्छे से, तो उन लोगों को पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है और वो ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहते हैं जो उन्हें हर वक्त पॉजिटिव रख सकें। तो इस तरह की बात थी। चलिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ऑप्शन को यूज़ करना है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लॉकडाउन में गतिविधियों का खत्म होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे में हम आर्थिक रोजगार को बंद कर देते हैं। पढ़ने में सर बिल्कुल ठीक लग रहा है और मैं सेंटेंस ही ऐसे बनाता हूँ कि आपका जो ऑप्शन है ना, वो आप सबसे पहली बात तो आपको जो आपका प्रश्न है उसमें ही कोई गलती नहीं लगती आपको। तो मैं इसी तरह से ज़्यादातर प्रश्न सेट करता हूँ। और एग्जाम में क्या होता है कि आपको कोई 2 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि जिनमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है और बाकी के 3 ऑप्शन तो काट जाओगे, लेकिन लास्ट में आके 2 ऑप्शन ऐसे बचेंगे जिनमें आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। और वहां पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मेरा जो लेवल है, मैं क्वेश्चन का जो लेवल रखता हूं वो लेवल उसी जगह से रखना शुरू कर देता हूं कि आपने अपना प्रश्न पढ़ा तभी से आपको कन्फ्यूजन हो जाए और हर ऑप्शन को देखते हुए आपका कन्फ्यूजन चले, तब आप कैसे सही उत्तरों पर पहुंचेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं इतने घुमाने वाले प्रश्न रखता हूं कि आप वहां पे 2 ऑप्शन की प्रैक्टिस ना करके आप पूरे प्रश्न से लेके अंतिम ऑप्शन तक की प्रैक्टिस करके जाए। तो वहां जब यहाँ पे आप 5-6 चीज़ों में कंफ्यूजन रख रहे हो और वहां पे तो केवल 2 ही चीज़ों में कंफ्यूजन मिलेगा, तो आप इजीली उन्हें कैलकुलेट कर लोगे कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, कर पाओगे। तो देखो, लॉकडाउन में गतिविधियों का खत्म होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे में हम आर्थिक रोजगार को बंद कर देते हैं। पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं है ही नहीं कि सभी वाक्य अपनी जगह सही है। मान लीजिए अभी लिखा होता कि सभी वाक्य अपनी जगह सही है, तो भाग के उसको टिक करके भाग मत जाना। एक बार जो ऑप्शन दिए उनको चेक जरूर करके देखना कि आपने जो चीज़ पढ़ी वो पढ़ने में ठीक लग रही है, लेकिन उसका जो रियल सेंस है, क्या अगर हम इन शब्दों को कुछ इधर उधर कर दें तो बदल तो नहीं जाएगा और हो सकता है वो सेंस और अच्छा आ जाए। कहने का क्या मतलब है कि आजकल के लोग जब लड़का देखने जाते हैं तो अगर किसी ने कह दिया लड़का खाते पीते घर से है, या फिर लड़का खाता पीता परिवार से है, खाते पीते परिवार से है, अगर आपने कह दिया कि लड़का खाते पीते घर से है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और अगर हमने कह दिया लड़का पीते खाते घर से है, और कई बार अगर समझ लो केवल शब्द इधर उधर कर दिए गए, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। और अच्छा सेंस कौन सा है, खाते पीते का या पीता खाता? लड़का खाता पीता तो है, तो हाँ ये अच्छा सेंस है। और लड़का पीता खाता, तो अगर कोई कहते हैं लड़का पीता खाता है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वो कैसा है, समझ गए होगे, उसको नेगेटिव चीज़ में लिया जाता है। तो इसी तरह से आपके शब्दों से खेला जाता है कि सेंटेंस में जो आपके शब्द हैं वो आपको लग रहा है कि अच्छे हैं, नहीं बदले जाने चाहिए, लेकिन जब हम उन्हें बदल दें तो क्या हमारा एक बहुत अच्छा सेंस भी बन के आएगा? क्या हमारे जो वाक्य का सौंदर्य है वो और अच्छा हो जाएगा? क्या जो वाक्य का जो कहने का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा क्या? तो इन चीज़ों पर भी हमें गौर देना पड़ता है। समझ गए होगे? ठीक है, तो चलिए अब अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको इतना सब क्यों बताया? मान लीजिए ई ऑप्शन में क्या होता है कि सभी शब्द अपने स्थान पर हैं, तब आप आंख बंद करके टिक करके नहीं चले जाओगे, आपको ऑप्शन एक बार चेक जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 1 को 4 से बदल के देखिए। तो गतिविधि, सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर देते हैं। गतिविधि 1, वहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको नंबर पहले से ही मिलेगा।
लिखा हुआ, 1 2 3 और ये 4। 1 को 4 से बदलिए और अपने सेंटेंस को पढ़िए। लॉकडाउन में रोजगार का खत्म होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे में हम आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देते हैं। अच्छा लगा पढ़ने में कि नहीं? पहले अच्छा लग रहा था कि अब अच्छा लगा? लॉकडाउन में रोजगार का खत्म होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे में हम आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देते हैं। सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, इसको विद होल्ड पे लेके चलो कि हाँ ये हो सकता है। 2 को 3 से चेंज करो। लॉकडाउन में गतिविधियों का आर्थिक होना स्वाभाविक है क्योंकि हम खत्म रोजगार को बंद कर देते हैं। ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, गलत हो जाएगा। अब 1 को 4 से और 2 को 3 से बदलिए कि लॉकडाउन में रोजगार का आर्थिक होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे में हम खत्म गतिविधियों को बंद कर देते हैं। नहीं सर, बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा। और 1 को 4 से बदला ही जाना है, ये तो आपको दिख रहा है कि 1 को 4 से बदलोगे तभी आपका सेंस अच्छा बनेगा। यानी कि हमारा, और आगे चाहो तो चेक कर लो कि 1 को 3 से बदल लो कि लॉकडाउन में आर्थिक का खत्म होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे में हम गतिविधियों रोजगार को बंद कर देते हैं। ये गलत है, पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसी तरह से 2 और 4 को जब चेंज करोगे कि लॉकडाउन में गतिविधियों का रोजगार होना स्वाभाविक है, कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा टिक होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन को करने की अप्रोच समझ पा रहे हो ना कि कितना आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं तो एक भी बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो छोड़ के नहीं आएगा। चलिए, हाँ एक चीज़ आपको बतानी है। आप कह रहे होगे सर आपकी जितनी क्लास ले रहे हैं सब में बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, आ जाओ लाइव। हाँ सर आएंगे लाइव, कल आएंगे। और हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अचानक से लाइव आए तो फिर जैसा कि अभी पिछले कभी आए थे, शायद वेंसडे को आए थे हम, तो वहाँ पे उस टाइम पे केवल 26-27 बच्चे आके जुड़े थे। हम चाहते हैं कि इस क्लास में, और यहाँ पे मैं हिंदी की लाइव क्लास कराने वाला हूँ और बहुत अच्छे टॉपिक लेने वाला हूँ, वाक्य त्रुटि और अव्यवस्थित वाक्य खंड। तो मैं चाहता हूँ कि लगभग 100 बच्चे तो आके इसमें जुड़ें। इसलिए मैं बार बार ये अनाउंसमेंट करके आपको बता रहा हूँ कि 3 बजे हम हिंदी की क्लास लेंगे। और मैंने टाइम 3 बजे इसलिए रखा है कि इस टाइम पर हर बच्चा अवेलेबल हो जाता है। नॉर्मली आप इस टाइम पर लगभग फ्री होते हो ज़्यादातर लोग। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो अगर कोई भी फ्लक्चुएट होता है, चाहे वो नेटवर्क में हो या फिर यूट्यूब की तरफ से कोई भी फ्लक्चुएशन आए, तो हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है ना वो बिगड़ जाती है। और हमें, जब तक हम नई लाइव स्ट्रीमिंग शुरू ना करें तब तक वो जो पुरानी वाली लाइव स्ट्रीमिंग है वो आपको लगेगा कि वो चल रही है, उस पर बफरिंग चल रही है, लेकिन वो स्ट्रीमिंग शुरू नहीं हो पाती दोबारा से। वहाँ से जो स्ट्रीमिंग पहले से चल रही होती है उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम लाइव स्ट्रीमिंग को हमें दोबारा करना पड़ता है। तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह का ग्लिच आपको कोई देखने के लिए मिलता भी है तो आप केवल 2 से 3 मिनट के अंदर, अधिकतम 4 मिनट के अंदर, जहाँ तक कि ऐसा नहीं होगा, मैंने टाइम भी अच्छा सा चूज़ इसीलिए किया है कि कोई फ्लक्चुएशन ऐसा ना रहे, क्योंकि इस टाइम हमारी जगह पे जो तूफान चल रहा है उसका भी असर है। लगातार बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से, 48 घंटों में मान के चलिए लगभग 24 से 25 घंटे बारिश हो रही है, तो उसका भी थोड़ा सा फ़र्क मिल जाता है। तो 2-3-4 मिनट वेट कर लेना, हम अपने चैनल पे तुरंत ही हम दूसरी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे, तो हम वहाँ से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन कि राज्यों ने, पहले हम नंबरिंग डाल देते हैं, 1 2 3 और 4। चलिए, राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि ब्लैक फंगस को वे महामारी कानून के तहत रिपोर्ट करें और एक एक मामले को अधिसूचित करें, ठीक है। कहोगे सर फिर से पढ़ने के लिए सही लग रहा है, कहाँ से, मतलब क्यों बना रहे हो ऐसी चीज़ें जो हमें हर वक्त कंफ्यूजन कर रही हैं। ईट ऑप्शन टिक करके भाग मत जाना जब तक कि ऑप्शन को एक बार गो थ्रू ना कर लो, ठीक है। चलो, पहले को दूसरे से चेंज करना है कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस को वे महामारी कानून के तहत रिपोर्ट करें और एक एक मामले को अधिसूचित करें। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है, ठीक है। सर हो सकता है अभी भी कोई सेंटेंस में सेंस ऐसा नहीं है कि हमारा चेंज हो गया हो या गलत हो गया हो, तो यानी कि 1 को 2 से हम चेंज कर सकते हैं, 1 को 2 से हम चेंज कर सकते हैं ना। तो अब इसको विद होल्ड पे लेके चलो। 3 को 4 से करना है कि राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि ब्लैक फंगस को वे महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें और एक एक मामले को रिपोर्ट करें। सर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। और जो भी लोग कह रहे होगे ना कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे इसमें आपको 3 को 4 से बदलना ही पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक फंगस को वे महामारी कानून के तहत,
क्या करना है, रिपोर्ट करना है या फिर अधिसूचित करना है। अधिसूचित क्या हो जाता है, एक ऑफिशियल आपको सूचना दी जाएगी, एक ऑफिशियल सूचना दी जाएगी, उसे कहेंगे हम अधिसूचना। तो अधिसूचित करने का क्या मतलब हो गया कि महामारी कानून के तहत आधिकारिक रूप से ये सूचना लोगों तक पहुंचाएं और अपने अपनी जगह पर ये कह दें कि ये जो ब्लैक फंगस है वो महामारी घोषित हो चुकी है। रिपोर्ट नहीं करोगे, कानून के तहत क्या करोगे, अधिसूचित करोगे, ऑफिशियल रूप से कहोगे। तो यानी कि 3 को तो 4 से चेंज करना ही करना है, ठीक है। और अगर 3 को 4 से चेंज करना है तो हमारा 1 का 2 से तो गलत ही हो गया कि 3 को 4 से करना ही करना है। अकेला 1 का 2 करोगे तो गलत हो जाएगा, और 1 से 3 ये भी गलत हो जाएगा, और सभी सही है ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या 1 को 2 से चेंज कर पाओगे? राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि ब्लैक फंगस को वे महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें और एक एक मामले को रिपोर्ट करें, या फिर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस को वे महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें और एक एक मामले को अधिसूचित करें। कह रहे हो कि सर अभी भी कंफ्यूजन है, हमें लग रहा है कि 1 को 2 से चेंज कर दो, लेकिन नहीं भी लग रहा है कि 1 को 2 से चेंज कर दो। अगर हम 1 को 2 से चेंज करें तो क्यों करें? अगर सेंटेंस को पढ़ रहे होगे, अच्छे से सेंस लगा रहे होगे, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक तरह से आदेश दिया जा रहा है कि ये एक ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी अभी चल रही है उससे किसके तहत अधिसूचित करना है, महामारी कानून के तहत करना है अधिसूचित, और एक एक मामले को रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट अगर करना है तो ये बताओ केंद्र सरकार इस काम को करेगी या राज्य करेंगे? अभी भी अगर जैसे कोरोना चल रहा है तो राज्य केंद्र को सूचित करते हैं कि हमारे यहाँ कितने मामले आए, या फिर राज्यों ने केंद्र से कह दिया कि आप जाके ये देखो भाई कि हर जगह पे कितने कितने मामले आए? बताइए, सोचिए और समझिए इस चीज़ को। इस टाइम पे कोविड-19 सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो राज्य नोटिफाई कर रहे हैं, वो राज्य रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे राज्य में कितने कोविड केसेस आए, या फिर केंद्र सरकार इस काम को कर रही है? केंद्र सरकार को राज्य सूचना देते हैं हर बार कि हमारे यहाँ आज इतने मामले आए, आज इतने मामले आए। समझ गए ना? तो 1 को 2 से चेंज करना ही पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों करना पड़ेगा, यानी कि 3 और 4 अकेला भी गलत हो जाएगा हमारा, 3 से 4 हमारा अकेला भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या टिक होगा? हमारा सही आंसर टिक क्या होगा बताइए? अब पढ़ के देखो, केंद्र ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस को वे महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें और एक एक मामले को रिपोर्ट करें। अब बिल्कुल सही है पढ़ने में। और क्यों हमें ये चेंज करने पड़े शब्द? हालांकि बिल्कुल नहीं लग रहा था इस सेंटेंस के अंदर कि हमें ये शब्द चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है शब्दों की तो, और सेंस की एक नॉलेज है, तो फिर आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे चेंज होगा। नहीं तो बहुत से बच्चे, आप चाहो तो इसी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी को सोच रहे हैं और हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको सेंड करके देख लेना, वो कह देंगे कि सर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अभी यही मैं एरर डिटेक्शन में डाल दूँ ना तब भी गलत है। अगर सी क्वेश्चन को मैं एरर डिटेक्शन में लिख दूँ और उसके बाद भी आप सब लोग बहुत से कहोगे कि ये सर सही है, लेकिन वहाँ भी तो गलत है ना, कि जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे वो उस जगह पर व्यवस्थित नहीं है। चलिए अब हम करने वाले हैं अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हमने उस दिन किया था उसी तरह से आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो जो बहुत समय तक ठहर सके। उस दिन बच्चे ने एक ने कमेंट किया था, सर ये बताओ क्या ये एग्ज़ाम लेवल है? देखो एग्ज़ाम के अंदर कहाँ से चीज़ें उठा ली जाएंगी वो किसी को नहीं पता होता, किसी भी टीचर को नहीं पता होता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि जो एग्ज़ाम का जो जिस हिसाब से पैटर्न बनता है, जहाँ से आपके आर्टिकल्स उठाए जाते हैं, किस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है, उसके हिसाब से हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। अब इसका तो कोई भी दावा नहीं कर सकता ना कि वोकेबलरी मैं आपको 1000 करा दे रहा हूँ तो उसी 1000 में से ही फंसेगी, तो वो तो मैं आपको नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम अगर मैंने दिया है तो मैंने इन चीज़ों पे गौर बहुत किया था कि कहाँ से इन चीज़ों को उठाया जा रहा है, किस तरह से उनकी लैंग्वेज रह रही है, क्या वो लेवल रखने की कोशिश करते हैं, किस तरह की भाषा को वो महत्वता देते हैं, वो चीज़ मैंने देखी थी। तो उसके आधार पर मैं ये वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आपके लिए आता हूँ। और आपने पिछले सेशन में भी देखा होगा कि हमने बिल्कुल नॉर्मल से वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं किए थे, हमने बहुत अच्छे लेवल के वाक्यांश के लिए एक शब्द किए थे और बहुत नए नए शब्दों वाले किए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कि जो बहुत समय तक ठहर सके इसे हम क्या कहेंगे? जो बहुत समय तक ठहर सके।
आपने सुना होगा चिरंजीवी भव, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब अधिक समय तक जियो। अब यहाँ पर है कि जो बहुत समय तक ठहर सके, यानी कि चिर अगर लगा दोगे तो अधिक समय हो जाएगा, तो चिर तो लगेगा ही लगेगा। अब ठहर सके यानी कि ठहरने का अर्थ क्या होता है? स्थायी हो जाए। तो हमारा जो आंसर क्या टिक होगा? हमारा आंसर यहाँ पे टिक हो जाएगा चिर स्थायी। क्या आंसर टिक होगा हमारा? चिर स्थायी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर चिंता या चिंतन करने योग्य बात, चिंता करने वाला नहीं है, चिंता या चिंतन करने योग्य बात की बात हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे बताइए? इसको हम कहते हैं चिंतनीय। क्या बोलते हैं? चिंतनीय। इसको एक शब्द और कहा जाता है, जो एक और शब्द है उसको कहा जाता है चिंत्य। क्या कहा जाता है? चिंत्य। इस बात को ध्यान रखना, दोनों ही जगह चंद्रबिंदी है, चिंतनीय और चिंत्य। ठीक है। और मैंने ग्रुप पर एक पोल डाला था जिसमें आपसे कहा था कि तर्क के द्वारा मानी गई कोई अगर बात होगी तो उसे हम तर्क संगत नहीं कहते सर, उसको हम कहते हैं तर्क सम्मत। यानी कि तर्क के द्वारा सभी ने उस बात को मान लिया है। और तर्क संगत क्या होगी? कि जो बात तर्क करने योग्य हो, यानी कि आपने कोई बात कही और अगर उसमें कोई तर्क है तो वो क्या कही जाएगी? तर्क संगत बात। लेकिन उस बात को मान लिया जाए, जो आपने तर्क संगत बात की उस बात को जब मान लिया जाए तो उसे कहा जाएगा तर्क सम्मत। इतना सा फर्क था। और वहां पे ज्यादातर लोगों, मतलब जो हमारा पोल था उसमें 48% लोगों ने कहा था कि उसका अर्थ तर्क संगत होगा, तो आप लोग गलत थे। एक बार अपने आप को क्या कर लेना? करेक्ट कर लेना। अगला देखो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, इसे क्या कहेंगे? अगर चिन्ह लगा दिया गया तो क्या कहेंगे बताइए? इसको हम कहते हैं चिन्हित। चिन्हित ऐसे लिखा जाता है ना, हा के अंदर ही ना बना देते हैं आधा, चिन्हित। फिर चार पैरों वाला, ये सबने सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको? चौपाया। एक शब्द और बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं चतुष्पद। ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चतुष्पद, चार पैरों वाला। अगला, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, यानी कि महाभारत के टाइम पे एक समय ऐसा भी आया था कि जब पांडवों को गुप्तवास में जाना पड़ा था, गुप्त रूप से निवास करना पड़ा था, तो उस टाइम पर उन लोगों को क्या कहा जाता? उन लोगों को कहा जाता छद्मवासी। क्या कहा जाता? छद्मवासी। और इसे लिखने का सही ढंग क्या होता है वो भी देख लो। इसे लिखने का सही ढंग क्या होता है वो भी आप देख लो। ये होता है, आधा दे बना है और उसी में आधा मैं बन गया है, छद्मवासी। ठीक है। अगर देखो, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, जो कुछ खोजता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अन्वेषी। और खोज क्या कहलाती है? अन्वेषण। अब दूसरों के दोषों को खोज रहा है, अर्थात ये देख रहा है कि कहाँ कहाँ पे छेद है। एक तरह से अगर दोषों को कैसे खोजा जाता है, आपके यहाँ कोई, आपने बहुत अच्छी सी बेडशीट खरीदी, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त खोजता है रहता है कुछ दोष, तो वो क्या करेगा? वो बेडशीट में क्या देखेगा कि कहीं ये कहीं से जली तो नहीं है, कहीं कटी तो नहीं है, कहीं इसमें छेद वेद तो नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। भूलोगे नहीं आज के बाद। एक आपके सामने अच्छा सा उदाहरण के साथ आपको समझाया, छिद्रान्वेषी। ठीक है। अगला देखो, पत्थर को गढ़ने वाला औजार, जिससे आप पत्थर को गढ़ते हो, यानी कि उससे कोई मूर्त बनाते हो या फिर जो भी आप डिजाइन देते हो, उसको क्या कहते हैं? ये तो सबने सुना होगा, छेनी। ठीक है, सबने सुना होगा। अगला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, ऐसे को क्या कहेंगे? जंगम। जंगम कहेंगे, जंगम। अगला, पेट की अग्नि, ये सबको पता होगा, जठराग्नि कहते हैं, ये बिल्कुल कॉमन सा है।
कुछ ही आपको कॉमन मिलते हैं, अदरवाइज आपको सारे के सारे नए ही मिल रहे होंगे। अगला देखिए, बारात ठहरने का स्थान। जितने भी लोगों, अगर अपने किसके साथ रहे होगे, बुज़ुर्गों के साथ अगर आप बैठे होगे, अगर आप बुज़ुर्गों के पास बैठे होगे तो आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो इस बात को न जानता हो। वो अपने जब शादियों की बात आपको बताते हैं ना, तो वो ज़रूर बताते हैं कि हमारी जो बारात थी वो कहाँ ठहरी थी। उस टाइम पे वो लोग कहते हैं जनमासा, लेकिन वो जनमासा नहीं होता, क्या होता है, जनवासा। ठीक है, किसी एक जगह को बना देते हैं कि यहाँ पे बारात ठहरेगी, तो उसे हम कहते हैं जनवासा। अगला है जो जल बरसाता हो। जो जल बरसाता हो अर्थात क्या हो जाएगा, बादल, लेकिन जो जल बरसाता हो उसको हम क्या कहेंगे, जलद। ठीक है, पर्यायवाची है बादल का। अब पर्यायवाची है तो जलद ही हमने क्यों लगाया कि जो जल बरसाता हो। ठीक है, अगला देखो, जो जल से उत्पन्न हो। जो जल से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, जलज। अब कैसे इसमें सर हमें कंफ्यूजन ना हो वो चीज़ और बता दूं। जो जल बरसाता हो, अब जो बरसा रहा है वो क्या करेगा, जल दे रहा है, तो जल दे रहा है अर्थात जलद। और जो जल से उत्पन्न हो यानी कि जल से जो जन्म ले रहा है, जल से जन्म, तो जलज। ठीक है, अब देखो, वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले। वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले, अब सुनने में अलग लग रहा होगा लेकिन सबने सुना है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, मैं इसको लिख देता हूं सही से। राइटिंग तो आपको सही समझ में आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं आपके लिए, ज्वालामुखी। अगला देखो, जल में रहने वाला जीव। जल में रहने वाला जीव, इसको क्या कहेंगे, जलचर। कुछ आपके लिए अब सिंपल भी आ गए हैं। अब अगला देखो, जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र। सबको पता होगा अपने देश में क्या चलता है, लोकतंत्र या जनतंत्र। अगला, उम्र में बड़ा। जो भी आपसे उम्र में बड़ा होगा उससे आप क्या कहोगे, बताइए। आजकल क्या कहते हैं, जेठ बोल देते हैं नॉर्मली, जो आप गांव में सुनते होगे, लेकिन वो क्या होता है, ज्येष्ठ। हिंदी की त्रुटि में ये देखने के लिए मिल सकता है, ज्येष्ठ। ठीक है, अगला, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो, सबने सुना होगा, क्या कहते हैं सर, जादूगर। तो दूसरी स्लाइड के जो आपके वाक्यांश के एक शब्द थे वो बिल्कुल सिंपल थे, पहली वाली में थोड़े से अच्छे शब्द थे, लेकिन हम आपको सब तरह के कराएंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो। और जहाँ तक होता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके वाले लेके आते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। और इम्पॉर्टेंट तो हर एक चीज़ हो जाती है, लेकिन हम उसमें से भी छाँट छाँट के लाते हैं कि कहाँ से आपकी चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसी तरह की वीडियोस के लिए और अपनी हिंदी को बूस्ट करने के लिए। और साथ ही हम 3 बजे लाइव आने वाले हैं कल, इस बात को भी ध्यान रखना। तो जस्ट सब्सक्राइब अस। 3 चीज़ों के लिए कर सकते हो जो मेनली हैं, रीजनिंग के लिए चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 3 चीज़ें जो मेनली हम करते हैं, कंप्यूटर और हिंदी, और उसके साथ ही मंडे से हम करेंगे मेंस की डीआई। इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या जो भी ग्रुप में आप जुड़े हो। तो मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आनंद बनाए रखिए।